जाति वर्ग में जो हमारा वंचित समाज है, संपन्न नहीं वंचित समाज जो हमारा है, जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के साथ जुड़ा है, मैं उन अनुसूचित जाति में जो हमारे वंचित समाज के लोग हैं, जिनके अधिकारों को आज तक मात्र प्रयोग किया गया, जिनको हमेशा से वोट बैंक का माध्यम समझा गया, मैं उन सभी माताओं बहनों से भी और अपने भाइयों से भी अनुसूचित जाति वर्ग के उनसे निवेदन करना चाहता हूं, उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि यार आप राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की तरफ से कि दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं और आप 17 विधानसभाओं में आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो उनके लिए भी हम लोगों ने इसमें जो हमारी 17 सीटें हैं, 17 सीटों के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वंचित समाज से जो हमारे लोग आते हैं, हमारे भाई बहन आते हैं, उनको हम लोग चुनाव लड़ाने के लिए जा रहे हैं। जहां पर बात हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी किन बातों को लेकर आगे चल रही है, वो आरक्षण, चाहे जातिगत आरक्षण की सुविधाएं जिसमें क्रिमिलेयर व्यवस्था हो, या इस हिमाचल प्रदेश जो प्रदेश की सरकार अपने स्तर पर कर सकती है, सभी को समानता का अधिकार दे सकती है, सभी को बिना किसी जाति पाति भेदभाव के लिए सबके लिए एक बराबर नीति योजना जो बना सकती है। आज तक 51 सालों में ना किसी की नीयत ऐसी थी, ना किसी की नीति योजना ऐसी थी, ना आज तक कभी किसी ने इस बारे में बात करने का प्रयास किया, ना हिम्मत जुटाई। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी खुलकर इस बारे में बात करना चाहती है कि इस हिमाचल प्रदेश में जहां पर जातिगत आरक्षण की व्यवस्था है, उसको राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी अपने स्तर पर जाति पाति रहित आर्थिक आधार पर नीतियां योजनाएं बनाने का हम काम करेंगे। जहां पर क्रिमिलेयर व्यवस्था, जातिगत आरक्षण में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम लोग संशोधन और उसको समाप्त करने का भी हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में काम करेंगे। समानता की बात जहां पर आती है, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जिस मुद्दे को लेकर इस हिमाचल प्रदेश में चली है कि प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक युवा को, उनको समान फीस, समान नीति, समान योजना और जहां पर समान उम्र सीमा, एक समान उम्र सीमा, जहां पर हमारे सरकारी कर्मचारियों की बात आती है, उनके लिए जहां पर आरक्षण की ही नीतियां जहां पर लागू होती है, तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का मानना है कि अगर सरकारी कर्मचारियों में भी पदोन्नति होनी चाहिए, वो वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए, जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में संकल्प लेकर चली है कि जो पदोन्नति की व्यवस्था होगी वो वरिष्ठता होगी, वो जाति आधारित नहीं होगी। जो आधार होगा राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी में युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो सबसे बड़ी बात हम लोग करने जा रहे हैं कि जो योग्यता का जो आधार होगा, शिक्षा का जो आधार होगा, वो मात्र मेरिट होगा। जाति को इसमें हम लोग आधार नहीं, इसमें हम लोग हिमाचल प्रदेश में मानेंगे। यहाँ पर बात तीसरा स्वर्ण आयोग का मुद्दा, इस हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का जन्म हुआ है। जहाँ पर स्वर्ण आयोग को लेकर 2 साल लगातार हम लोग प्रदेश सरकार से लड़ते रहे, मुख्यमंत्री से लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने हमारी बात को अनसुना किया हमेशा से। कभी जेल की सजा कटवाई, कभी मुकदमे लगाए। तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश के समस्त 62 लाख लोगों को कहना चाहती है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ही स्वर्ण आयोग का गठन इस हिमाचल प्रदेश में करेगी और मजबूती के साथ इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा। जहां पर एट्रोसिटी एक्ट की बात आती है, जिसमें प्रदेश की सरकार एक मुआवजा प्रोत्साहन राशि ऐसी बांटती है जिस प्रोत्साहन राशि के आधार पर बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं, इसको व्यापार समझ लिया है। बेगुनाह लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे पैसे की एवज में लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का यह संकल्प है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की सरकार बनने के बाद इस हिमाचल प्रदेश में जो प्रदेश सरकार की तरफ से जो है मुआवजा राशि दी जाती है, इसको बंद किया जाएगा और जो पीड़ित, असल में पीड़ित परिवार है, चाहे वो स्वर्ण जाति का हो, चाहे वो दलित वर्ग का हो, जो असल में जो पीड़ित परिवार है, उसको ये मुआवजा राशि दी जाएगी। और किसी भी जो झूठे केस लगाने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें खोली हैं, अगर वो झूठा केस लगाते हैं, झूठा केस साबित होता है, तो प्रदेश सरकार उसमें अपना अहम रोल अदा करेगी, उनको सजा का प्रावधान इस हिमाचल प्रदेश में करवाया जाएगा। जहां पर खेल नीति की बात आती है, खेल नीति में भी जहां पर बात की जाती है कि आज हमारे बहुत सारे खिलाड़ी इस हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं कि जो बड़े बड़े मेडल तो लाते हैं, प्रदेश का नाम रोशन तो करते हैं, लेकिन जब उनको आगे बढ़ने की बात आती है तो उनको प्रदेश सरकार की तरफ से वो व्यवस्था नहीं दी जाती। जहां पर हर एक खिलाड़ी एक गोल्ड मेडल लाने, एक सिल्वर मेडल लाने वाले खिलाड़ी का ये सपना होता है कि वो हिमाचल प्रदेश सरकार उसको सहयोग करे, वो अपनी एकेडमी खोले और जो मेडल वो खुद लेकर आए वैसे 10, 20, 50, 100 मेडल लाने के लिए नए जो यूथ है उनको वो ट्रेंड करे। तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का मानना है और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ये सीधे तौर पर कहना चाहती है कि युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए हम लोग सीधे तौर पे जो भी हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, उनके लिए
एकेडमी खोलने की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार के द्वारा की जाएगी। जहां पर पुलिस सेवा की बात की जाती है तो पुलिस सेवा में उनके ड्यूटी आवर्स को लेकर 8 घंटे की ड्यूटी आवर्स का टाइम हम उनका फिक्स करेंगे। उनको साप्ताहिक अवकाश, युक्तिपूर्ण भत्ते और उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी का निर्माण इस हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा मुद्दा ट्रक चालकों का है कि इस हिमाचल प्रदेश में हम जहां पर भी जाते हैं तो ट्रक चालकों के द्वारा ये मांग बहुत बार रखी गई कि हमारे लिए आज तक कभी भी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर कोई ट्रक ड्राइवर, हमारा भाई ट्रक चालक अगर किसी दुर्घटना में मारा जाता है तो ना उसको स्वास्थ्य बीमा मिलता है। स्वास्थ्य बीमा उनको 3 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने उन सभी अपने ट्रक चालकों के चालक जो हमारे भाई हैं, उनके परिवार हैं, उनकी समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है और ये हम बात इसमें करने जा रहे हैं कि ट्रक चालकों के लिए ओवर टाइम, ठहराव भत्ता, दुर्घटना बीमा, सहूलियतों का हक और सेवा स्थिति में उनकी सुधार करने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी द्वारा की जाएगी। इसके साथ इस हिमाचल प्रदेश में अगर आज हम लोग चाहे रोजगार की बात करते हैं, चाहे युवाओं की बात करते हैं, चाहे हम इस हिमाचल प्रदेश को मजबूत बनाने की बात करते हैं, तो पर्यटन इस हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा आधार है, एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर हम पर्यटन की दृष्टि से इस हिमाचल प्रदेश को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के प्रयास करें, हर 2 किलोमीटर पर हम लोग इस हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म के क्षेत्र में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का ये मानना है कि पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर लाना, धार्मिक टूरिज्म सर्किट बनाना, पर्यावरण मित्र टूरिज्म को बढ़ावा, एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन नीति को नए सिरे से बनाना, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इसके ऊपर काम करेगी। इन जो हमारे ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर जो भी रोड मैप इस हिमाचल प्रदेश को मजबूती देने के लिए तैयार किया गया है, वो रोड मैप हमारा बिल्कुल तैयार है। घोषणा पत्र जैसे ही आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता लगने पर हम लोग अपना घोषणा पत्र हम लोग जारी करेंगे। इसके साथ किसान बागवानों के लिए भी एक सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हम लोगों ने की है। मंडी विकास, कीटनाशक, खाद की मिलावट पर सख्त सजा का प्रावधान, दुग्ध, फल, सब्जी, फूल, मशरूम प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा, विक्रय नेटवर्क, क्रैश क्रॉप, मेडिसिनल खेती, क्लस्टर खेती को कोऑपरेटिव कृषि लहर, इस प्रकार कर किसानों बागवानों को, बहुत सारे किसानों बागवानों से हम लोगों ने बात करी तो उनके माध्यम से जो समस्याएं हमारे सामने आई, उन समस्याओं को हमने इस पैम्फलेट में लेने का प्रयास हम लोगों ने किया है। इसके साथ साथ निजी परिवहन नीति, जितने भी हमारे ट्रक टैक्सी चालक हैं, हमारे जो कॉमर्शियल व्हीकल चालक हैं, बहुत सारे चालकों का ये कहना है, बहुत सारी उनकी डिमांड, उनकी संघर्ष चला रहता है कि हमारे लिए कभी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती। तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी उन समस्त चालकों के लिए, चाहे वो 4 व्हीलर चालक हैं, चाहे वो टैक्सी चालक हैं, उनके लिए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में पॉलिसी बनाने का हम लोग काम करेंगे। इसके साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा इस हिमाचल प्रदेश में हमारे, चाहे आप सनातन धर्म को लेकर लीजिए, चाहे हमारे हिंदुत्व को लेकर लीजिए, कि आज जहां पर गौ माता आज सड़कों पर है, लंपी वायरस से आज हमारी गौ माता पीड़ित है, और प्रदेश सरकार में जो गौ सेवा आयोग है, 250 करोड़ रुपए जहां उनके पास पड़ा है, 250 करोड़ रुपए होने के बावजूद भी हमारी गौ माता सड़कों पर है। अभी हम कल रात को भी हम लोग सरकाघाट से आ रहे थे, तो सरकाघाट से आ रहे हैं तो पूरी की पूरी सड़क पे मेरे ख्याल 50 से 70 गौवंश सड़कों पर है, उनके जो लंपी वायरस से वो पीड़ित हैं। ना उनकी कोई सुध लेने वाला है, ना उनके बारे में विचार करने वाला है। प्रदेश की सरकार 80-80, 90-90 करोड़ रुपए की रैलियां करती हैं, लेकिन गौ सेवा आयोग, गौ आयोग में 250 करोड़ रुपए पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस हिंदुत्व के नाम पर ये सरकारें बनाते हैं, बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, और जिस गौ माता के नाम पर ये राजनीति करते हैं, वो गौ माता तो सड़कों पर है। और हमने ये बात इसमें स्पष्ट करी है कि इस हिमाचल प्रदेश में हमारे जितने भी सिद्धपीठ हैं, शक्तिपीठ है, जो हमारे सरकार के अधीन है, उन सभी मंदिरों को सरकार के दायरे से हटाकर एक ट्रस्ट नीति के अनुसार लाकर उस मंदिरों में चढ़ने वाला जो चढ़ावा है, पैसा है, उस पैसे को हम लोग गौ सदन, गौ माता के सेवा में उसको प्रयोग किया जाएगा, गुरुकुल शिक्षा केंद्रों को बनाने में उसका प्रयोग किया जाएगा, सनातन धर्म हिंदुत्व को मजबूत बनाने के लिए उस पैसे का प्रयोग किया जाएगा। जहां पर सबसे बड़ी बात एक और है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी पहले भी कह चुकी है, आज फिर हम लोग आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जो भी विधायक होंगे इस हिमाचल प्रदेश में होंगे, वो बिना पेंशन के विधायक होंगे। हमारा जो भी विधायक जीत के जाएगा वो बिना पेंशन का विधायक होगा, कोई विधायक हमारा पेंशन नहीं लेगा। नशा माफिया को लेकर जहां पर बात आती है कि आज हमारे युवा इस चीज से पीड़ित हैं, आज जगह जगह चिट्टे के सप्लायर हैं, जगह जगह माँ बाप परेशान हैं। हम अन्य राज्यों की स्थिति में देखें, हिमाचल प्रदेश को कहने लगे हैं कि उड़ता पंजाब, जैसे उड़ता पंजाब था, आज उड़ता हिमाचल बन गया है। आज जहां पर पहले पंजाब को नशे में कहा जाता था, आज पंजाब टू हिमाचल प्रदेश को दर्जा दिया जाने लगा है। आप लोगों के माध्यम से नशाखोरों के लिए तो मैं एक ये बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में आ रही,
राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के आने से पहले या तो भैया वो नशाखोर हिमाचल प्रदेश छोड़कर चले जाएं या अपने आप को सुधार लें, क्योंकि आने के बाद ना हिमाचल छोड़ने का मौका देंगे ना सुधरने का मौका देंगे। सीधे तौर पे हमें बात कहना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण की भी जहां पर बात आती है, महिला सशक्तिकरण के लिए भी स्वास्थ्य, आर्थिक और निजी सुरक्षा बनाना, देश संबंधी हत्या, तेजाब, हमला, अपहरण, बलात्कार पर हम लोगों ने इसमें स्पष्ट किया है कि सख्त सजा का प्रावधान इसमें हम लोग करेंगे। चाहे लिंग जांच, भ्रूण हत्या, उम्र कैद जैसी ऐसी समस्याओं के ऊपर हम लोग कठोर निर्णय इस हिमाचल प्रदेश में लेंगे। तो इस क्योंकि ये पैम्फलेट है, ये पैम्फलेट के माध्यम से जो भी नीतियां, योजनाएं हम लोग बात करने जा रहे हैं वो पूरे हिमाचल प्रदेश के सामने आएंगी। एक सबसे बड़ी बात कि ओपीएस एनपीएस का जहां पर मुद्दा चला है, तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ओपीएस कर्मचारियों की इस मांग का पूर्ण तौर पर हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन उसके साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश का एक सच्चा और एक अच्छा बेटा होने का हम लोग फर्ज निभाएंगे कि जहां पर आज हिमाचल प्रदेश को देखा जाता है कि 75,000 करोड़ के कर्ज तले आज हिमाचल प्रदेश दबा है, और एक अच्छे बेटे का काम ये होता है कि पहले वो अपने परिवार को, अपने घर को कर्ज मुक्त करे, ना कि उसके ऊपर कर्ज का और बोझ डाले। तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का मानना है, क्योंकि देवभूमि इस पार्टी का नाम है, देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये बनी हुई पार्टी, तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में, इस हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त बनाने की ओर अपने कदम बढ़ाएगी और वो काम करेगी, एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाएगी। उसके लिए जो भी रोड मैप बनाने के जो बनाया गया है, वो हमारे जो चुनाव आचार संहिता लगने पर जो चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, उसमें पूरा का पूरा रोड मैप इस हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने हम लोग रखेंगे। चाहे शिक्षा क्षेत्र में बात, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, चाहे आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जगह जगह टॉफियों की तरह, प्राइमरी स्कूलों की कॉलेज बांटते जा रहे हैं, लेकिन जहां पर आज व्यवस्था की बात की जाए, अभी चंबा में हमारी बेटियों को सड़कों पर बैठना पड़ा था वहां पर अपने प्राध्यापकों के लिए। स्कूलों में, कार्यालयों में, हॉस्पिटलों में ना इनके पास डॉक्टर पूरे हो रहे हैं, ना टीचर पूरे हो रहे हैं, ना स्टाफ पूरा हो रहा है। फिर उसके बाद टॉफियों की तरह ये जगह जगह जो अपना वोट बैंक बनाने के लिए जो घोषणाएं करते जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बात का कोई फायदा है। इस हिमाचल प्रदेश में जहां पर स्वास्थ्य की बात करते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम लोग हिमाचल प्रदेश में सबसे पूरे देश में सर्वप्रथम हमें प्रथम वो इनाम मिला है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आज किसी भी विधायक को अगर सीने में भी दर्द हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम भी आ जाता है, तो हिमाचल प्रदेश के डॉक्टरों के पास ना जाकर वो दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपना जाकर इलाज कराते हैं, क्योंकि तब इन नेताओं को उन डॉक्टरों की योग्यता पे विश्वास नहीं होता है। जहां हिमाचल प्रदेश में अब चाहे पर्यावरण नीति है, चाहे आबकारी नीति है, पेयजल है, निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं अंत में 2-3 शब्दों में, कि हमारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है, चाहे वो फैक्ट्रियों में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो कहीं और भी हमारे लड़के लड़कियां जॉब कर रहे हैं, जिनके लिए आज तक कभी कोई पॉलिसी नहीं बनी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी उनके लिए पॉलिसी बनाने का काम करेगी। हमारे जितने भी दिहाड़ीदार हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी वर्ग है, उनके लिए हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में पॉलिसी बनाने का हम लोग काम करेंगे। चाहे और एक सबसे बड़ी बात कि होमगार्ड का मुद्दा इस हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा आज तक रहा है। 50 सालों से लगातार वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में होमगार्ड जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी पॉलिसी उनको रेगुलराइज करने के लिए जो पॉलिसी बनानी पड़ेगी, वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश में होमगार्ड के लिए वो पॉलिसी बनाएगी। इसके साथ हमारे जो हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारी हैं, उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड इस हिमाचल प्रदेश में पिछले कई सालों से चली है कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को एक रोडवेज का दर्जा इस हिमाचल प्रदेश में दिया जाए, जो आज से बहुत साल पहले होता था। लेकिन उसके बाद इसको पथ परिवहन निगम में इसको परिवर्तित कर दिया गया। तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी सीधे तौर पर कहना चाहती है अपने जितने भी हमारे HRTC के कर्मचारी हैं कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की सरकार बनने पर हम जो हिमाचल पथ परिवहन निगम है, इसको हिमाचल रोडवेज का हम लोग दर्जा देंगे। उसके साथ हमारे जितने भी पंचायत का जो हमारे पंचायत चुनाव में हमारे प्रधान होते हैं, उप प्रधान होते हैं और हमारे वार्ड सदस्य होते हैं, मानदेय हम लोगों ने सीधे तौर पे कहा है कि जो असली लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मजबूत स्तंभ है, जो मजबूत पिलर है, तो उनके लिए पंचायत प्रधानों के लिए जो उनका मानदेय की जगह पर हम बात करते हैं, जो असल में रियल ग्राउंड पे जो काम करते हैं, तो हमारे पंचायत प्रधानों के लिए हम लोगों ने 10,000 रुपये तक मानदेय बढ़ाने का इसमें काम बात की है। जो हमारे उप प्रधान है उनको 6500 रुपये तक मानदेय बढ़ाने की बात की है। जो वार्ड सदस्य हैं उनको 1500 रुपये तक हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने की हम लोगों ने इसमें बात की है। इसके साथ एक आप लोगों को अपील भी है, पूरे हिमाचल प्रदेश के समस्त हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, उन
उनके लिए अपील है, ये पैम्फलेट आप लोगों के बीच में जारी हो चुका है, आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और आप सभी लोगों से अंत में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज से हम लोग ये आवेदन शुरू कर रहे हैं और 2 तारीख तक ये आवेदन लिए जाएंगे। और ये जो हमारी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का ऑफिशियल पेज है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी @gmail.com, इसके ऊपर भी आप मेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 8219040048 और 985707000000। और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ऑफिशियल पेज पे हम लोग ये आवेदन इसको अपडेट करेंगे। और हमारे पार्टी ऑफिस से हमारे जो IT के प्रभारी है कपिल जोशी जी और पार्टी के प्रभारी है मानवमीत जी, इनके द्वारा वो पार्टी का आवेदन इस हिमाचल प्रदेश में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को दिया जाएगा। सबसे पहले तो जी ये जानना चाहेंगे, बहुत लोगों ने ये प्रश्न किया है लाइव पे भी कि पार्टी रजिस्टर हो चुकी है क्या? पार्टी पंजीकृत हो चुकी है जी। 56/114/2022 हमारी पार्टी का पंजीकरण नंबर है। और दूसरी बात कि जहां पर बात सिंबल की आती है, अभी हम लोग दिल्ली में सिंबल के लिए अप्लाई करके आ चुके हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के भीतर हमारा पार्टी का सिंबल इस हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित हो। रोमित जी, कितने आपके पास कैंडिडेट, कितने आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है पार्टी में इस समय पर पूरे हिमाचल भर में? जी देखिए मुकुल जी, जहाँ पर बात राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की आती है तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी 62 लाख लोगों की पार्टी है। जिस आंदोलन से, स्वर्ण समाज के आंदोलन से ये उपजी जो पार्टी है, पैदा हुई जो पार्टी है, हम अगर कैडर की बात भी करते तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का कैडर 62 लाख लोग हैं, जिनके मुद्दों के लिए, जिस समाज की लड़ाई के लिए इस राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का उदय हुआ है, वो 62 लाख लोग इस राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का हिस्सा है। रोमित जी, जिस तरह से आपने पहले ये आंदोलन चलाया था जी आरक्षण के विरोध में या आपने स्वर्ण समाज के लिए, लेकिन जब आपने पार्टी बनाई उसके बाद ये उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है आपको, देखो ऐसे इसका क्या कारण है? क्या कास्ट के लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे? आज आप देखिए कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जिस भी जिला में जा रही है, जिस भी विधानसभा में हम लोग जा रहे हैं, वहां पर लोगों का भरपूर समर्थन। आज जहां पर हमारे लोग वोट मांगने के लिए भी अगर जा रहे हैं तो हमारे लोग उनका फूल मालाओं के साथ और फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आज हमारे स्वर्ण समाज के जो लोग हैं उनमें एक अगर तीसरे विकल्प की बात इस हिमाचल प्रदेश में आती थी तो आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी उनकी अपनी देवभूमि की जो पार्टी है, आज तीसरा विकल्प के तौर पर आज वो हमारे समाज के लोग उसको देख रहे हैं। और जहां समर्थन की बात आती है, आज भरपूर समर्थन। अभी तो ये सरकार है, आप चुनाव एक बार आचार संहिता लगने तो दीजिए, आचार संहिता लगने पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का आप विस्तार इस हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो मुझे ये पूरा का पूरा विश्वास है, जहां 62 लाख लोगों की पार्टी है, वहां पर नतीजे इस हिमाचल प्रदेश में ऐसे होंगे जैसे इस हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज इतिहास रचेगा पूरे के पूरे देश में। आप अपने उम्मीदवार के रूप में क्या क्या खूबियां देखना चाहेंगे जो आवेदन करेंगे लोग? जी देखिए, जहां पर हमारी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की प्राथमिकता है कि हमारे जो भी उम्मीदवार होंगे वो वेल एजुकेटेड होंगे। दूसरी बात की युवा चेहरे होंगे, एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे, उनके पास क्या विजन है, क्या विजन वो अपने विधानसभा को लेकर वो अपने विधानसभा के लोगों के बीच में जाएंगे, किस प्रकार से अपनी विधानसभा का वो विकास करेंगे, किस प्रकार से लोगों की पब्लिक डीलिंग उनकी रहती है, किस प्रकार से उनका एक जो सोशल कैरेक्टर है, सोशल उनका क्राइटेरिया है वो उनकी विधानसभा में कैसा है। बहुत सारी चीजें हैं। हमारे दिल्ली से कुछ लोग हैं इसमें जो आवेदन के साथ साथ एक इंटरव्यू कॉल भी इसमें रहेगा, जो आवेदन करेंगे तो एक 4 लोगों का पैनल होगा, तो 4 लोगों का पैनल डिसाइड करेगा और एक इंटरव्यू के तौर पर उनसे बात करेगा कि उनके अंदर क्या क्या खूबियां चाहिए, तो वो उसमें बात तय की जाएगी। आपने एक तरफ कहा कि काफी ज्यादा सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो मदन ठाकुर जी थे, दीपक चौहान जी थे, आप तीनों लोग जेल भी गए थे। अभी आपके पोस्टर्स में भी वो नहीं है, किसी जगह पे पब्लिक मीटिंग पे भी नहीं है जी, और दिखते भी नहीं है। उनके साथ टोटल टाई अप जो है कैंसिल हो चुका है, क्या था क्या नहीं था उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी, बीच में प्रश्न आते हैं जी, और उसके बारे में कुछ आप बताएंगे तो ज्यादा बेहतर। मुकुल जी देखिए, बात सीधी सी है कि ये एक लड़ाई है, रणभूमि की लड़ाई है। इसमें जो नाम आपने लिए हैं उनके जैसे बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, वो अकेले लोग नहीं, बहुत सारे लोग, आज हजारों लाखों की संख्या में वैसे लोग आज हमारे साथ हैं। हम लोगों ने जो लड़ाई शुरू करी थी, आज वो लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आपके सामने बैठे, इस हिमाचल प्रदेश के 62 लाख लोगों के सामने हम लोग बैठे। आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी बनी कि जहां पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि इस अपने समाज की लड़ाई को हम अंत तक लेकर जाएंगे। उस अंत तक की लड़ाई को लड़ने के लिए आज हम लोग स्टैंड हैं। आज ना हम सरकार के सामने झुके, ना हमने किसी के सामने घुटने टेके, ना हमने अपने कदम पीछे हटाए, ना हम मैदान छोड़कर भागे। हम लोगों ने पहले भी कहा था, रोमित ठाकुर पहले भी कहता है, आज भी कहता है और आगे भी कहता रहेगा कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई के 2 ही परिणाम है, जीत और हार।
या हम लोग बिना मैदान छोड़े अपना निर्णय तय नहीं करेंगे। जो भी निर्णय होगा वो लड़कर हम लोग पूरा करेंगे। और जो जिन लोगों ने साथ छोड़ा या नहीं छोड़ा, वैसे वो एक तरीके का आप कारवां है। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, जिनके स्वार्थ पूरे नहीं होंगे वो साथ नहीं चलेंगे। जो सच्चे मन से जो समाज की लड़ाई लड़ेंगे साहब, वो आज भी हमारे साथ खड़े हैं। आज जिस प्रकार से हमने 68 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की अगर आज हम लोगों ने जिम्मेवारी ली है, हमने कदम उठाया है, आज तक कौन आया जिसने कदम उठाए? भाजपा, कांग्रेस, जो जिनके पास सत्ता है, पैसा है, पावर है, जिनके पास कितनी स्टेटों में सरकार है, उनके सामने खड़े होने की हिम्मत किसने जुटाई आज तक? अगर आज हम लोग खड़े हैं तो आज हम अपने समाज के लिए खड़े हैं। अगर आज हम लोग बात करते हैं कि अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो आज अपने सर के ऊपर कफन बांध कर निकले हैं हम लोग। अगर हम लोगों ने कहा है कि इस लड़ाई में या तो हम लोग मरकर वापस आएंगे या जीत का परचम लहराकर हम लोग इस लड़ाई से वापस आएंगे, अदरवाइज हम वापस आने वाले नहीं हैं। अगर आज ये जो लड़ाई चली है, इस लड़ाई में आज वो हर आदमी हमारा सहभागी है। आज जो लोग हैं, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों के बारे में ये सोशल मीडिया पे लोग पूछते रहते हैं, मैं उनको भी आज आपने बात कही है तो मैं कह ही देता हूं कि जिन लोगों के नाम आप लोग बार बार लेते रहते हैं, वो लोग अगर आज आप हिमाचल प्रदेश में बात करें तो आज जहां पे स्वर्ण समाज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने मान सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई इस हिमाचल प्रदेश में लड़ने के लिए आज हम लोग उतरे हैं। जगह जगह हमारे लोगों को फोन किए जाते हैं, उनको भड़काया जाता है, उनको रोका जाता है, उनको बरगलाया जाता है, उनको हर कुछ बातें की जाती है, लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, इस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, संगठन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्यों? कि रोमित ठाकुर इस समाज की लड़ाई आगे लड़ रहा है, उसको पीछे खींचो, उसको गड्ढे में फेंको, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। और जहां पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोमित हिटलर है, किसी की नहीं सुनता, किसी की बात नहीं सुनता, और जहां पर गलत बात होगी वहां रोमित सिंह ठाकुर ने आज तक किसी की नहीं सुनी। लोग कहते हैं कि डायलॉग कहते हैं कि जहां पर गलत होते हैं वहां पे हम अपने पिताजी की भी नहीं सुनते, और हमने नहीं सुनी है। आज जहां पर जिन लोगों के नाम बार बार लिए जाते हैं, मैं आप लोगों से निवेदन ही करना चाहता हूं कि इन नामों को छोड़ दीजिए। आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, आज हम लोग जिस कदम पर हम लोग, जिस रास्ते पर हम लोग चले थे, आज हम उसी पे बरकरार हैं। हमने 1% भी अपना कदम हमने इधर से उधर नहीं भटकाए, हमने लोगों को तोड़ने का प्रयास नहीं किया, हमने लोगों के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि, और यही लोग कहते हैं कि जो पैसे खा गया है, इतने का घोटाला कर दिया, इतने का घोटाला कर दिया। अरे भाई, आओ जरा जनता के सामने बताओ जरा कितने का घोटाला किया, कितने का घोटाला नहीं किया। आज अगर हम लोग इस मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, ये देवी देवता हैं हमारे साथ, ये साक्षात देवी देवता हमारे साथ हैं। जो ये लोग हैं जगह जगह, भाई साहब, हमारे लोगों को जो लोग आप सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, मुकुल जी ने बात करी, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, इन लोगों ने इस पार्टी को तोड़ने का प्रयास, कहीं पर सुनने में आता है जी यहाँ पर हमारे लोगों को 2-2, 3-3 घंटे फोन किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है तोड़ने का। कहाँ तो आज मोटिवेशनल हम लोगों को, अपने लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। जहां पर हमारे लोगों को डिमोटिवेट करे जा रहे हैं, उनका जो हौसला, उनका हौसला तोड़े जा रहे हैं। फिर बात कहते हैं समाज सर्वोपरि, कौन सा समाज सर्वोपरि? चलो ये आपकी आपसी लड़ाई है, आप चुनाव कहां से लड़े? मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगा, और 68 सीटों के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो 68 सीटों के ऊपर रोमित सिंह ठाकुर की जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग 68 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े और अपने लोगों को चुनाव लड़ाएं। और जो आवेदन करेंगे उनसे शुल्क लेंगे? नहीं, निःशुल्क हम लोगों ने, पहला जो आवेदन है उसको निःशुल्क हम लोगों ने रखा। एक बार और आप अपनी ईमेल आईडी पढ़ेंगे और फोन नंबर? हमारी ईमेल आईडी है राष्ट्रीय देवभूमि RASSTRIYADEVBHUMIPARTY@gmail.com। राष्ट्रीय देवभूमि। आपका कैप्टन ही नहीं खेलेगा तो फिर दूसरी टीम कैसे चलेगी? सब कैप्टन तो चला है, और कैप्टन तो मजबूती के साथ चला है। करने नहीं जा रहा ना। चुनाव लड़ना ही कैप्टनशिप नहीं है, चुनाव लड़ना ही कैप्टनशिप नहीं है। पहली पार्टी है प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में जी जिसका अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा, नॉन प्लेइंग कैप्टन है। जी देखिए, जहां पर बात आती है कि जो पहले की पार्टियां बनी, वो पार्टियां उस लेवल पे बनी कि कोई बीजेपी से रूठ गया, कोई कांग्रेस से रूठ गया, यहाँ पर किसी का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, यहाँ पर किसी का स्वार्थ नहीं पूरा हुआ। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का उदय हुआ है स्वर्ण समाज के आंदोलन से। हम लोगों को आंदोलनकारी कह लीजिए, क्रांतिकारी कह लीजिए, हमारा जन्म हुआ है एक आंदोलन से। और जहां पर आंदोलन की बात आती है, जहां पर समाज की बात आती है, तो आज रोमित सिंह ठाकुर की जिम्मेवारी बनती है कि
68 सीटों के ऊपर अपने लोगों को एकत्रित करें, एकजुट करें। वहां पर हम लोगों को जब मर्जी जैसे मर्जी जाना पड़े, तो हमारे बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो अभी 68 सीटों के ऊपर उम्मीदवार देंगे, वो हमारे आगे आप उनको कह लीजिए कि वो हमारे फ्रंट लाइनर, हमारे योद्धा हैं। मैं उनको ये नहीं कहना चाहता कि उम्मीदवार हैं, वो हमारे फ्रंट लाइनर योद्धा के तौर पर। उम्मीदवार देंगे आप अगर आपके परिवार से कोई दूसरी पार्टी? जी देखिए, बात सीधी सी है, अगर अर्की विधानसभा से मेरे पिताजी तो चलिए नहीं है, पर अगर मेरे पिताजी भी चुनाव लड़ रहे होते तो मैं अपने पिताजी के खिलाफ ही अपना स्वर्ण समाज का उम्मीदवार अर्की विधानसभा से देता और जीत कर देता। बहुत अच्छा, धन्यवाद।